नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जहां तमाम मंत्रियों समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम मसलों को लेकर चर्चा की गई है और कई अहम फैसलों को मंजूरी भी दी गई, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी है। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट की इस बैठक के दौरान करनाल मामले में हुए समझौते के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी के गठन को मंजूरी दी गई, जिसके लिए रिटायर्ड जस्टिस एसएन अग्रवाल को कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया। वहीं सीएम ने बताया कि बैठक में बागवानी की फसल का बीमा करने पर भी चर्चा हुई है। उसमें मुख्य रूप से जो फैसला था वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो करनाल के लिए हम लोगों ने आपसी बातचीत जब समझौते की हुई थी उसमें कमिट किया था, तो उस पर कैबिनेट की अप्रूवल आवश्यक होती है। तो उस कैबिनेट की अप्रूवल के लिए आज की ये मीटिंग एक शॉर्ट टर्म यानी जिसको कहना चाहिए हमने शॉर्ट नोटिस पर हमने बुलाई थी और उस एजेंडे को हमने पारित किया। एसएन अग्रवाल हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और पहले जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे वो रिटायर हो गए थे, लेकिन अब उनका वो समय खाली है। इंक्वायरी समयबद्ध तरीके से करेंगे अब हमने तो उनको कहा है कि 1 महीने में करनी, 1 महीने के लिए कहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच आयोग गठित हो रहा है। हाँ, तो बगीचा है, बागवानी है, उनको भी कई बार नुकसान होता है, तो उनके लिए एक सुरक्षित कोई प्रावधान किया जाए। तो बागवानी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इसको भी हमने पास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी मुलाकात हुई है उनकी, और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अपने साथ मिठाई लेकर पहुंचे थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री का मुंह मीठा भी करवाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो दोनों मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वो आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना से मिलजुल कर प्रगति के पथ को और सुगम बनाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में श्रीमद् भागवत गीता की प्रति और शॉल भी भेंट की। विश्व कार मुक्त दिवस पर सरकार ने चंडीगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व कार फ्री डे पर पूरा दिन ई स्कूटर पर सफर किया और आपको बता दें कि जहां भी वो गए यानी कि जगह जगह जाने के लिए उन्होंने ई स्कूटर का ही इस्तेमाल किया। चंडीगढ़ में विश्व कार मुक्त दिवस पर हरियाणा सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साइकिल पर सवार होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पहुंचे। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी साइकिल पर सवार होकर सीएम आवास पहुंचे, जिसके बाद सीएम आवास से मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री और अधिकारी साइकिल पर सवार होकर सचिवालय पहुंचे। इस दौरान सचिवालय के पार्किंग एरिया में नई इलेक्ट्रॉनिक कार, बाइक और स्कूटर की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत सभी मंत्रियों ने किया। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को 2000 में फ्री कार डे मनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें संख्या बढ़ रही है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां कम हो, लोग साइकिल पर चले या पैदल चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसा चल रहा है उससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है। मित्रों, आज 22 जुलाई न केवल अपने देश में
बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों ने इसको सन 2000 में इस दिन को फ्री कार डे मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है। वहीं सीएम ने बताया कि हमने कोरोना के दिनों में देखा ऑक्सीजन की कमी आई थी और कोरोना काल में बड़ी जद्दोजहद से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया और लोगों की जान बचाई गई। हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से आक्रमण यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके वो हमको करनी पड़ी। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम अपने हरियाणा में लाए। हरियाणा में 2 ही केंद्र ऐसे बड़े केंद्र हैं जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को मिलती है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं। लेकिन ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण से हमने नॉर्थ ईस्ट के जो इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ से भी इसको यानी एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके लाए। हवाई जहाज़ों का भी जो खाली टैंकर हैं ऑक्सीजन के लिए वो हमने लिफ्ट करके भेजे। ट्रेन के द्वारा भी उपयोग करके उनको यहाँ लाया गया। प्राइवेट एजेंसियों ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। ऑक्सीलेटर बाहर से विदेशों से हमने मंगवाए। संस्थान कंसंट्रेटर भी बाहर से मंगवाए और इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी इसको हम न रहने दें, हमने भरपूर उसका उपयोग किया और हमको सफलता भी मिली। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कैसे वायुमंडल में बढ़े, इस पे हमारे वन विभाग ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का फैसला किया है, जिसके तहत बट, पीपल, गिरनार के पेड़ हैं जिनकी आयु लंबी होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे बढ़े इसके लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं। हर साल करते हैं, इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई। जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई उनको हमने प्राणवायु देवता कहा और प्राणवायु देवता इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गांव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है, कभी कहीं और जगह ये नहीं लिया गया। लेकिन ऐसी ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ और ये ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं वही लंबे समय तक भी चलते हैं। बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और नीम का इतनी बड़ी आयु नहीं होती है। उसके लिए ये होता है तो हमारे यहाँ जाड़े हैं। पिलखण जो है वो है। और एक गिरनार, ये पेड़ ऐसे हैं जो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल तक चलते हैं। तो इन पेड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए। वहीं सीएम ने बताया कि वन विभाग ने 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जो पेड़ लगाए जाएंगे उनका ऑक्सीवन नाम रखा गया है और उन पेड़ों की देखभाल करने वाले खासकर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है। वन विभाग ने इस बार 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का भी आह्वान किया है और उसमें सुरक्षा जो पेड़ों की कर सकते हैं, ऐसे खास करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की बात भी हमने कही है। तो ऐसे सरकारी तौर पर ऑक्सीवन जो वन इस वर्ष में लगेंगे 5 एकड़ से लेकर के और 100 एकड़ तक शहरों में, गाँव में, उनका नाम ऑक्सीवन रखा है। और ये ऑक्सीवन लगाने का प्रयोग भी बहुत से प्रांत इसका अध्ययन करके अपने अपने यहाँ लगा रहे हैं। आज भी मेरे पास पंजाब से एक ऑफर आई कि हमारे यहाँ एक जमीन है और उस पर एक ऑक्सीवन की स्थापना ये करा दीजिए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के प्रति बहुत एक जागरूकता ये समाज में भी बढ़ी है और ऑक्सीजन बढ़े, प्रदूषण कम हो, उसके लिए भी अलग अलग आयाम इस पर काम किया जा रहा है। उसी में जैसे आज कार फ्री डे है तो हमने साइकिलों से उपयोग करके सभी हमारे ऑफिसर, सभी मंत्री, विधायक सब ऑफिस में, कार्यालय में साइकिलों से आए हैं। साइकिलों से ही आज अपने घरों को वापस जाएंगे।
इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की आयु 10 साल से ज्यादा होने पर प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में 10 साल से पुराने पेट्रोल डीजल के वाहनों को हटाकर ई वाहन लाए जाए। इसकी शुरुआत गुरुग्राम से की गई है, जिसमें 5000 ई ऑटो शुरू किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि ई वाहन की हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। जितनी कार की यानी वाहन की, किसी भी वाहन की, खास करके डीजल पेट्रोल पर चलने वाले जो वाहन हैं, उनकी आयु 10 साल से आगे बढ़ती है तो उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो सरकार ने एक फैसला किया है, खास करके एनसीआर के एरिया में केंद्र सरकार की ओर से ये हिदायत है कि 10 साल से पुराने वाहन, उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी ये बनाई गई है केंद्र द्वारा, और उस अनुसार हम भी 10 साल से ज़्यादा के जो वाहन हैं वो सड़कों से कैसे हटाए जाए, उनकी जगह नए वाहन, ई वाहन कैसे हम लाएं। इसके लिए एक गुरुग्राम में हमने प्रयोग किया है कि 5000 ऑटो वहाँ जो पहले से डीजल पेट्रोल पर चलते हैं उनकी बजाय ई ऑटो, इसका एक कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। पहले एक क्षेत्र विशेष में किया है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि शहरों से जो ऑटो चलते हैं डीजल पेट्रोल के, उनके प्रदूषण की संख्या, प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम कैसे किया जाए। तो ये हमने किया है। ई वाहन की हमारी एक पॉलिसी, ये भी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से, ताकि ई वाहन का प्रोडक्शन ये ज़्यादा मात्रा में प्रदेश में हो और इसका उपयोग भी हम ई वाहनों का अपने प्रदेश में कर सकें। वहीं उन्होंने बताया कि ई वाहनों की कीमत ज्यादा है, लेकिन रनिंग कॉस्ट कम बैठती है और ई वाहनों को प्रचलित करने के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की गई। ई वाहन की कीमत वन टाइम कॉस्ट तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। जैसे अभी हमने कारें, ऑटो ये देखा है, एक ऑटो का जो रनिंग कॉस्ट है वो 30 पैसे पर किलोमीटर बैठ रहा है। कार का जो रनिंग कॉस्ट है 1 रुपये किलोमीटर बैठ रहा है। डीजल पेट्रोल वो 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे वाहनों को वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा होने के बाद उसका जो रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण से लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर भी प्रारंभ में प्रचलित करने के लिए, ज़्यादा प्रचार इसका हो, तो इस पर सब्सिडी आदि जो आप कह रहे हैं वो हमने घोषणा भी की है। जैसे ई ऑटो गुरुग्राम में 3 अलग अलग एजेंसीज से उनको 30-30 हज़ार रुपये की सहायता दी जा रही है। 30 हज़ार तो उसका जो पुराना ऑटो है उसका उसको मिलेगा, और 30 हज़ार रुपया वहाँ जो नगर निगम है उनकी ओर से दिया जाएगा, और 30 हज़ार रुपया केंद्र सरकार की ओर से आएगा। तो ऐसे 90 हज़ार रुपया जाने के बाद उसको बहुत थोड़ी राशि की आवश्यकता पड़ेगी कि अपना रिप्लेसमेंट वो कर सके। ऐसी कारों पर आज हमने देखा कि ऐसे ई कारों पर लगभग 48 हज़ार रुपये की जो छूट है वो इन लोगों ने दी है। तो कंपनियों को भी कहेंगे कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में जब तक ये प्रचारित नहीं होते तब तक वो भी अपने रेट्स को कम रखें और हम भी उनको सब्सिडी दें। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार के तमाम विभागों में अब सीएनजी के बजाय ई वाहन खरीदने पर विचार किया जा रहा है। जैसे जैसे वाहनों की उपलब्धि बढ़ेगी वैसे वैसे ई वाहनों को बढ़ाया जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय से लेकर सीएम आवास तक ई स्कूटर से वो चले। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए संदेश भी दिया। उनके साथ तमाम मंत्री, सभी अधिकारी ई वाहन और साइकिल से सवारी करते दिखाई दिए। जनता टीवी ने हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग के डीजी और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर हनीफ कुरैशी से बातचीत भी की है। वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ साइकिल से मुख्यमंत्री आवास से सचिवालय पहुंचे थे। और अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद जब निकलेंगे तो मुख्यमंत्री जो ई बाइक है उसके जरिए अपने आवास की तरफ निकलेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज जो है वो जागरूकता को लेकर ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। वर्ल्ड कार फ्री डे पर जागरूकता जो है वो लोगों में जाए, इसको लेकर जो है वो हरियाणा सचिवालय में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका मुख्यमंत्री ने सुबह यहाँ पर पहुंचकर अवलोकन किया था। मेरे साथ हरियाणा के अक्षय ऊर्जा विभाग के डीजी और आईपीएस अधिकारी डॉक्टर हनीफ कुरैशी हैं। डॉक्टर साहब, आज जो है वो मुख्यमंत्री सुबह साइकिल से पहुंचे और अब जो है वो बाइक से जो है मुख्यमंत्री आवास पर वापस जाएंगे। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया वर्ल्ड जो कार फ्री डे के मौके पर, किस तरीके से क्या संदेश जो है वो देना चाहते हैं सर? देखिए, संदेश तो ये है कि पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हों और हम एनवायरनमेंट के लिए काम करें। जो 2015 में
क्लाइमेट चेंज समिट पेरिस में हुआ था, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस हैं इंडिया के, जैसे हमें 175 गीगावाट 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी से बने, ये हमारे पास टारगेट है। और इसी की दिशा में बहुत सारे विषय हैं इसके अंदर। उसमें एक विषय कार फ्री डे भी है, साइकिल से जाएं, पेट्रोल डीजल की गाड़ी इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने डिस्प्ले किए हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि शुरू में एक बार उसकी कीमत ज़्यादा लगती है, लेकिन मेंटेनेंस इतनी कम है कि पूरे व्हीकल की लाइफ में वो बहुत सस्ता सौदा आपको पड़ेगा। यानी रनिंग कॉस्ट जो है वो आपके मुताबिक काफी कम रहती है सर? एक रनिंग कॉस्ट इसकी आती है करीब 80 से 90 पैसे प्रति किलोमीटर कार की। अगर आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लेंगे तो वो शायद 5 या 6 रुपये या 7 रुपये भी प्रति किलोमीटर आती है। सर, आप अक्षय ऊर्जा विभाग काफी लंबे समय से देख रहे हैं, अक्षय ऊर्जा विभाग किस तरीके की जिम्मेदारी जो है वो इस तरह के कार्यक्रम को लेकर निभा रहा है? मतलब आपके विभाग की क्या क्या इस तरह की योजना है सर? नहीं, हमारे तो अक्षय ऊर्जा विभाग में कई सारी योजनाएं हैं। एक हमारे किसानों के लिए है, जहाँ पे जो ट्यूबवेल किसानों के हैं उसमें हम सोलर पैनल लगा के उसको बिजली की बजाय सोलर एनर्जी से वो चले, एक हमारी ये योजना है। एक हम ये चाहते हैं कि जो पराली हरियाणा में जलती है और उत्तर भारत में, उससे हम कंप्रेस बायोगैस सीबीजी बनाने के लिए भी हमने इंडियन ऑयल से समझौता किया है, ताकि पराली से सीबीजी बना सके। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इस तरह के विषय हम प्रमोट करते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, जो ये चार्जिंग स्टेशन है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि चार्जिंग स्टेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे ताकि लोग इसको अपनाएं, तो उनको ये शंका ना रहे कि हमें कहीं दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी? देखिए, चार्जिंग स्टेशन हमने अभी पंचकुला में सेक्टर 17 में पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाया है, और हमने दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे पर भी कई सारे चार्जिंग स्टेशन आप देखेंगे। अभी हमारी योजना है कि जो पहले फेज़ में जो हरियाणा के बड़े शहर हैं, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद है, या करनाल या सोनीपत और पंचकुला है, यहाँ पर हम चार्जिंग स्टेशंस लगाने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे, जिससे जिनके पास ईवीज़ हैं उनको चलाने में सुविधा होगी। हमारे साथ डॉक्टर हनीफ कुरैशी थे, जो अक्षय ऊर्जा विभाग में डीजी हैं और आईपीएस अधिकारी हैं। हनीफ कुरैशी का यही कहना था कि जो वर्ल्ड कार फ्री डे है, इसके मौके पर एक संदेश जो है वो देने का प्रयास हरियाणा सरकार ने किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने अक्षय ऊर्जा विभाग की जो योजनाएं हैं, जिसमें खासतौर पर सोलर पैनल जो किसानों को दिया जा रहा है, ताकि जो डीजल के इंजन है उनकी बजाय किसान जो वो सोलर पैनल के जरिए जो है वो अपने खेत की सिंचाई ट्यूबवेल से कर सके, इसको लेकर जो है वो योजना बनाई गई है, उसकी जानकारी दी है। तो ये जो है वो ई वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन जो है, चाहे उसमें हम कारों की बात करें या फिर जो बाइक हैं उनकी बात करें या फिर साइकिल की अगर हम बात करें, तो आज वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर हरियाणा सरकार ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, और ये जो है वो 2 व्हीलर या और 4 व्हीलर सभी जो वाहन है वो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए भी रखे गए थे। मुख्यमंत्री जो है वो आज पूरा दिन भर इसी तरीके की गतिविधियों में रहे हैं। सुबह जो है वो मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी साइकिल से सचिवालय पहुंचे, और अब मुख्यमंत्री आज जो है वो दोपहर बाद जब घर को लौटे तो मुख्यमंत्री जो है वो ई वाहन का इस्तेमाल करके अपने आवास पर गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। कार फ्री डे के मौके पर जनता टीवी ने हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है, आप भी देखिए। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए कार फ्री डे के मौके पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री हरियाणा सचिवालय साइकिल से पहुंचे थे। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मुख्यमंत्री के साथ साइकिल से ही सचिवालय पहुंचे थे। इस वक्त हम कंवरपाल गुर्जर के कार्यालय में मौजूद हैं। सर, आज जो कार फ्री डे है उसके मौके पर साइकिल से तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, आप भी साइकिल पर नजर आ रहे थे, क्या वजह रही साइकिल पर क्यों आना पड़ा? नहीं, देखिए, पूरे विश्व ने इस पे चिंता जताई है कि जिस प्रकार से व्हीकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए पूरे विश्व में इस प्रकार का एक दिवस निश्चित किया कि एक दिन सभी लोग कार का उपयोग ना करें। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि सभी मंत्री, सभी विधायक जिनका कोई भी काम है वो आज के दिन कार ना चला के साइकिल से ही विधानसभा, साइकिल से ही सेक्रेटेरिएट और साइकिल से ही सारी जगह आना जाना करेंगे। तो एक प्रेरणा देने के लिए है इस प्रकार का एक उत्सव। उसको ध्यान में रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास से सभी लोग वहाँ से साइकिल से ही हम सेक्रेटेरिएट आए, और सेक्रेटेरिएट पे एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी जिसमें इस प्रकार का मैसेज दिया गया था कि क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और आने वाले टाइम में किस प्रकार की परिस्थितियाँ, उनको सारे को ध्यान में रखते हुए इसकी जरूरत है आज पर्यावरण की। और वहाँ पे जो अपने
इलेक्ट्रिकल जो स्कूटर हैं, इलेक्ट्रिकल कार हैं, उनकी भी एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनके एजेंट मतलब कंपनी की तरफ से आए थे, तो उनसे कहा अभी भी इस पे कुछ छूट देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आज कोई बुकिंग कराएगा तो हम 25% छूट भी उस पर देंगे। जो मुख्यमंत्री जी ने नीचे जो ई बाइक और ई जो गाड़ियां खड़ी थी उनका अवलोकन किया, प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हरियाणा सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है कि ई वाहन ज्यादा से ज्यादा जो है वो अब इस्तेमाल होने लगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद में उन्होंने कहा कि जो है वो ऑटो जो है वो ई ऑटो चले, इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। आपके पास वन विभाग भी है सर, वन मंत्री होने के नाते क्या प्रयास कर रहे हैं सर ताकि पर्यावरण साफ और स्वस्थ रहे? हाँ, देखिए इसमें भी हमारा ये ई रिक्शा जो है उसमें हमारी तरफ से काफ़ी उसमें प्रयास हो रहा, और एक संस्था है चौपाल, उसमें मैंने भी सहयोग किया है, और उसने काफ़ी हमारे यमुनानगर में भी 100 से ज़्यादा जो है ई रिक्शा उन्होंने दी है, और जगह भी उस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार भी इस प्रकार का प्रयास कर रही है, उस पर सब्सिडी भी दे रही है ताकि पोल्यूशन फ्री हो, और उसके लिए जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है तो हमारा भी पूरा प्रयास है उस पर। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे जानकारी भी दी कि प्राणवायु देवता जो पुराने पेड़ हैं उनको हमने उसकी संज्ञा दी प्राणवायु देवता, और वो कटने से बचें, क्योंकि कई बार जब ज़्यादा उम्र का पेड़ होता है तो लोग सोचते हैं उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए हमने 2500 रुपये सालाना पेंशन की भी घोषणा की, और वो हमने शुरू कर दी। तो लगभग 3000 के करीब पेड़ हैं जो उनकी आयु जो है 70 साल से भी ज़्यादा है, तो वो एक अच्छी फीलिंग भी देते हैं और उनका सुरक्षित रहना जरूरी है, तो वो भी हमने शुरू किया। और इसके साथ साथ हमने पिछली बार जो हमारा 1 करोड़ 20 लाख का टारगेट था पेड़ लगाने का, इस बार हमारा 3 करोड़ का टारगेट है, और वो लगभग टारगेट हमने जो सफेदे को अगर छोड़ दें, क्योंकि हमने 90 लाख का टारगेट जो था हमारा सफेदे का था, जो क्लोन बड़ा सफेदा है उसको किसान लगाएंगे, हम किसानों को ही देंगे। लेकिन जहाँ तक जो सरकारी भूमि है उस पर हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो लगभग 40 किस्म के पेड़ की बार हमने लगा रहे हैं। अगली बार ये किस्म जो है हम और बढ़ा देंगे और ज़्यादा लगाएंगे, वो टारगेट हमने अपना पूरा कर लिया, उसको इतना बढ़ा दिया। पिछली बार हमने 1100 गाँव का टारगेट रखा था कि उनमें जहाँ भी जगह खाली है उसमें पेड़ लगाएंगे, तो अब की बार हमारा 2200 का था। और उसी प्रकार से ऑक्सीवन लगाने का भी हमारा टारगेट था, हमने शहर में भी गांव में भी ऑक्सीवन औषधीय पेड़ लगाने का भी हमने एक टारगेट रखा। उसी प्रकार हमने गांव में जहाँ पहले हम सफेदा या दूसरे ऐसे पेड़ लगाते थे पंचायती भूमि पे, तो उसको भी बदल के हमने बाग में भी कन्वर्ट किया है। अगर पंचायती चाहती है कि हम बाग लगाना चाहते हैं तो हमने बाग को प्राथमिकता दी। उसका कारण ये है कि अगर बाग एक बार लगता है तो आने वाले 50-60 साल तक फिर वो उसी प्रकार से सुरक्षित रहता है। अगर हम किसी भी पंचायत में सफेदा लगाते हैं तो 7 या 8 साल बाद वो कट जाता है, तो दोबारा फिर वो वैसी स्थिति है। तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया, और जहाँ जहाँ भी हमने बाग लगाए उनके बहुत अच्छे परिणाम है। और ऐसा ऐसा अब डिमांड बढ़ रही है, काफ़ी पंचायतें हमारे पास है रही, उससे पंचायत की आमदनी बढ़ रही है और पर्यावरण के लिए भी उसके परिणाम अच्छे हैं। इसके साथ ही हमने जैसे जो पेड़ में था उसमें 50% किसान को दिया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था कि जो उसकी साइड का पेड़ होता था जब कटते थे ना, तो विभाग पहले अपने हिसाब से पेड़ काट लेता था और जो बचे पेड़ थे वो किसान के होते थे। तो मैंने उसके लिए घोषणा की कि अब जो पेड़ कटेगा तो उसमें चॉइस पहले किसान की होगी और उसके बाद विभाग काटेगा अपना पेड़, तो उससे किसान को काफ़ी लाभ मिलेगा। वो 50% कहने के लिए 50 था, लेकिन लगभग 50 मिलता था। अब उसको 50 की बजाय 51 मिलेगा, 52 मिलेगा, 55 मिलेगा। तो उससे मैं समझता हूँ किसान भी उसमें सहयोग करेगा। और इसके साथ ही हमने एक और काम शुरू किया है कि अब की बार कुछ जिलों में हमने फलदार पेड़ जो है किसान की साइड में वो लगाए हैं। हमने उसमें कहा कि अगर फलदार पेड़ लगाएंगे, फल किसान के हैं, तो किसान को निश्चित तौर से एक छोटी सी बगीची तो मिल जाएगी। मान लो मेरे 2 एकड़ जमीन अगर मेरी सड़क के साथ लगती है तो लगभग 20-22 पेड़ में उसमें फलदार या 15 पेड़ फलदार लगा दूंगा, तो लगभग 2 बीघे का बाग तो उसको मिल ही गया। तो उससे उसकी आमदनी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई उसकी किसान की आमदनी बढ़ानी, तो हमने उसमें काम शुरू कर दिया। लेकिन हमारा काम ऐसा है कि ये बहुत देर के बाद दिखाई देता है। अब आज हमने शुरू किया तो ये इसके परिणाम तो आपको 8-10 साल बाद दिखाई देंगे। तो ऐसे सारे काम हमने शुरू कर दिए जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और जो किसान है उसके लिए भी अच्छे हैं। जनता टीवी के माध्यम से लोगों से क्या अनुरोध है सर, पर्यावरण को लेकर लोग किस तरह से सजग हों ताकि आने वाले समय में जो कोविड में जिस तरह से हालात बने, ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा चारों तरफ, ऐसे में लोग जीवन में रूटीन में किस तरह से क्या जो वो स्टेप ले, पेड़ लगाएं, पेड़ अगर खेत में किसान काटता है उसके मुकाबले में और ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस तरीके से आपकी अपील क्या है सर?
देखिए मेरी अपील यही है कि पेड़ लगाने के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, और पेड़ लगाना वैसे भी धर्म का काम है हमारा। मतलब ये धर्म कोई एक नहीं, धर्म तो नैतिकता है। तो वो इस प्रकृति को ठीक रखने के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना ही चाहिए। हमें सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो मेरी भी तो ड्यूटी है ना वो ऑक्सीजन पैदा करने में, मैं भी तो कुछ ना कुछ सहयोग करूँ। तो अगर सब एक तो ये सहयोग करें, दूसरे अगर पेड़ लगे तो ये फॉरेस्ट और जो आम जनता वो अलग अलग नहीं है। फॉरेस्ट तो एक ठीक है कि भाई कुछ कर्मचारियों की जरूरत थी, वास्तविकता में तो समाज नहीं करना था ये काम, लेकिन समाज कहीं और व्यस्त हो गया तो समाज में कुछ लोग तो आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसा को जानता हूं जो पूरा टाइम लगाएंगे पेड़ लगाने। तो एक उसमें सहयोग करना के, अगर पेड़ लगे तो उसकी सुरक्षा करना, ना कि उसको नष्ट करना। दूसरा मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से कई बार हम पॉलीथीन इकट्ठा है उसको आग लगा दिया, या कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा है उसको आग लगाने की बजाय उसको कहीं ना कहीं सही जगह पे उसको डंप करके, ताकि आग लगाने से और ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। और जिस प्रकार से पराली और दूसरी चीजों के बारे में भी सरकार का भी प्रयास है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग हैं बिना बात का विरोध करना शुरू कर देते हैं और लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। अगर पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन किसको नुकसान करेगा? सबको करेगा, जितने भी लोग हैं सबको नुकसान करेगा। और अगर ऑक्सीजन बढ़ती है और अच्छी होता है तो फायदा किसको होगा? सारी जनता को फायदा होगा। तो ये सबको मानना चाहिए कि ये किसी डिपार्टमेंट का काम या किसी सरकार का ही काम नहीं, सारे समाज का काम। सारा समाज मिलकर करेगा तो मैं समझता हूँ कोई समस्या रहेगी नहीं। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे, जो कह रहे हैं कि आज वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर साइकिल से मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हैं। लेकिन हरियाणा का वन विभाग काफी प्रयास कर रहा है। इस बार लक्ष्य जो है वो 3 करोड़ पेड़ लगाने का है। लेकिन लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि लोग समाज में अपनी जिम्मेदारी जो है उसको निभाएं, और अब जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी रक्षा करें, साथ ही खुद से भी पेड़ लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।